मान लो तुम सुनसान रास्ते पर जा रहे हो, कभी एक चुड़ैल आती है और वो आपसे कहती है मैं यहाँ से तुमको तभी जाने दूंगा दीदी आंटी आप प्लीज़ हमको रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू बता दो। फिर वहाँ से आप चले आइए। आई होप तो आप लोगों को ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पता नहीं क्यों बच्चे एक दूसरे को मिक्स कर लेते हैं आपस में जब प्राइम नंबर की बात आती है, तो आपसे ध्यान रखिए, सेक्टर एडवांस होगा, सेक्टर एडवांस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक चैन। तो मैं हूं अंकुर और स्वागत करता हूं आपका इस खूबसूरत से चैनल क्रैक चैन पर। यार जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूट्यूब पर हम लोग की एक हेल्पर सीरीज आने वाली है, तो फाइनली वो दिन आ गया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेल्पर सीरीज की फर्स्ट क्लास, जो कि होगी बेसिक मैथ की। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस हेल्पर सीरीज में क्या क्या होने वाला है, कौन सा बच्चा पढ़ सकता है इसे और इसका लाभ उठा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्पर सीरीज क्या है। ये हेल्पर सीरीज, यार देखो, हेल्पर सीरीज में वो सभी बच्चे जो बोर्ड्स, नीट या फिर जेई एडवांस, जेई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर किसी अदर बोर्ड से हो, वो सभी बच्चे इस सीरीज का सहारा ले सकते हैं। इसका नाम ही है हेल्पर सीरीज। ये डेफिनेटली ये सबके लिए हेल्पफुल ही होगा। इसमें दो क्लास आएंगी आप लोगों की, एक होगी मैथ की और एक फिजिक्स की होगी। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री अभी स्किप पे रहेगा, ये अभी स्किप पे रहेगा, लेकिन फिजिक्स और मैथ की डेली 2 क्लासेस होंगी। बात करें इसके लेवल की, तो भाई इसका लेवल की बात कर लें अगर हम, तो मान लीजिए अगर काइनेमेटिक्स एक चैप्टर है फिजिक्स की, अगर ये 10 लेक्चर में कंप्लीट होता है, तो मैं इन 10 लेक्चरों में पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स की थियरी प्लस में जो जेई मेंस या फिर जेई एडवांस के क्वेश्चंस होंगे जो कंसेप्ट बिल्डिंग का कार्य करेगा, वो सभी क्वेश्चंस को इसमें रख लूंगा। और जो नीट के हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें करा दूंगा। और हो सकता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं उनको भी मैं इसमें डिस्कशन कर लूंगा, ताकि आपको एक सब्जेक्ट की फील आ जाए। क्योंकि मेरे भाई, अगर आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो सब्जेक्ट की फील बहुत ज़रूरी है। तो वो फील कहाँ से आएगा? डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बनेंगे तभी जाकर फील आएगा। तो इस प्रकार से हमारी प्लानिंग होगी। इसके बाद से एक लेक्चर और आएगा जो कि होगा वन शॉट। इसका मोटिव होगा, ये जो 10 लेक्चर का कंटेंट है, उन कंटेंट को बहुत से बच्चे लेक्चर तो देखते जाते हैं, पीछे पीछे भूलते जाते हैं, आगे पढ़ते हैं और पीछे भूल जाते हैं। तो ये एक रिवीजन का कार्य करेगा। वन शॉट जो होगा वो रिवीजन का कार्य करेगा। ये रिवीजन इसलिए मैं कराना चाहूंगा, हर एक चैप्टर का 2 लेक्चर और आएगा जो कि भाई कट्टर एडवांस होगा, कट्टर एडवांस। इसकी लेवल की बात करें तो कट्टर एडवांस लेवल होगी। जो नीट का बच्चा है या फिर जो बोर्ड्स का बच्चा है, वो बच्चा इसे स्किप कर सकता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली इसमें जो क्वेश्चंस की लेवल होगा वो काफ़ी हाई होने वाला है, एडवांस से ऊपर का लेवल होगा। और इसमें आप सीख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है उसका आखिर क्यों जो मैं सोच रहा हूँ तरीका वो गलत है या फिर जो सर बता रहे हैं वो क्यों सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों की प्लानिंग होगी और इस प्लान को डेफिनेटली मिलकर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए आज की पहली क्लास शुरू कर लेते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक और बात कर लेते हैं। जो यार ये जेई की जर्नी है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट होता है और ये हमारा प्रोग्रेस होता है। जेई की जर्नी कुछ इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली वेरी करती है। यहाँ तक तो बच्चे शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं
हाँ IIT खोल लूंगा, मैं ये धूम मचा दूंगा, AIR 1 मेरा ही है। इस प्रकार से बच्चे सपने लेके आते हैं और कुछ दिनों तक ये चलता है, ज्यादा दिनों तक नहीं। यहाँ तक आते आते जो 70 to 80% जनसंख्या है यहाँ पर स्किप कर जाते हैं। उनको लगता है वाकई में जेईई एडवांस टफ है, और जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह, बैकलॉग्स, सोशल मीडिया, इन सभी चीज़ों में फंस के कहीं ना कहीं यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं वो सब और स्किप कर जाते हैं। तो जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आता है। इतना जो फेस है, इस फेस की बात करें तो ये रैंक डिसाइडर होता है। ये उन बच्चों के लिए होता है जो इतना टाइम, हो सकता है ये 6 मंथ हो या फिर 7 मंथ या फिर 8 मंथ, कुछ भी हो सकता है। उतने टाइम में जो बच्चे अपना 100% आउटपुट देकर जो पढ़ते हैं उनके लिए ये जो टाइम होता है वो रैंक डिसाइडर होता है। ये डिसाइड करता है कि आपकी रैंक अंडर 100 आएगी या फिर अंडर 500 आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं जिससे उनका रैंक पर इफेक्ट पड़ता है। तो यार याद रखना, जेईई एडवांस की जर्नी है, शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। स्किप करने का ख्याल ना ही लाए तो बेहतर है। कभी कभी क्या होता है, जो मंजिलें होती है उनसे खूबसूरत उसका सफर होता है। तो याद रखिएगा, ये खूबसूरत सफर है, आईआईटी का सफर है, इसे जरूर पूरा कीजिए, मजे से करिए। तो यार ये रही हम लोगों की बेसिक मैथ, फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो भैया क्या आप बेसिक से पढ़ाओगे? तो हाँ मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना बेसिक से कि मैथ आखिर होता क्या है। तो मैथ एक ऐसा खूबसूरत लैंग्वेज है, यूनिवर्स का हर एक चीज मैथ का कोडिंग और डिकोडिंग पे ही डिपेंड करता है। भगवान ने यूनिवर्स की जो रचना की है वहाँ पे हर जगह मैथ का कोडिंग हुआ है। तो इतना खूबसूरत ये लैंग्वेज है, कोई एक्सेप्शन, कोई बैक बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, 100% लॉजिकल है, रियल है, और कुछ भी आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है इसमें। सबसे बड़ी बात, केमिस्ट्री जैसा नहीं है कि लाल डाल रहे हो और नीला निकल रहा है, ऐसा नहीं है। खूबसूरत सा मैथ है, बहुत से बच्चों को मैथ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके वजह से वो बाकी जो दो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उन पर उतना ध्यान नहीं देता है, उन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो भाई ये गलत बात है। आप मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पर बराबर की पकड़ रखिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए जरूरी ये नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हो। नहीं मेरे भाई, तीनों को इक्वली दीजिए। हो सकता है मैथ को आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वाकई में मैथ जो है थोड़ा टफ भी है। जो जेई मेंस का मैथ है वो तो जेई एडवांस के बराबर का है। अगर मैथ की बात करें तो जेई एडवांस और जेई मेंस का जो मैथ है वो लगभग सिमिलर है। पूरी की पूरी जेई मेंस ने अपने मैथ के लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रख दिया है। तो यार मैथ की जो सबसे पहले नींव है वो है नंबर्स, और नंबर्स में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यार आपको भी मालूम होगा, वस्तुओं को गिनने के लिए नंबर्स की आवश्यकता पड़ी, और उसके लिए सबसे पहले आया नेचुरल नंबर्स, जो कि होता है 1, 2, 3, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक। तो बहुत से बच्चे होते हैं वो नेचुरल नंबर्स को ऐसे भी लिख देते हैं 1 to इंफिनिटी। तो क्या आप बताइए, क्या ये लिखना उचित है? तो नहीं मेरे भाई, ये ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर 1.5, 2.5, 2.8 ये भी वैल्यू आती है, जो कि ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स के लिए डेफिनेशन क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते इन्फिनिटिव तक के जो नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद बारी आती है हम लोग की होल नंबर्स की। क्या होता है होल नंबर? तो यार नेचुरल नंबर्स में यदि हम जीरो को इंक्लूड कर दें
तो वो होल नंबर हो जाता है। तो कुछ नहीं है, ये बस जीरो और उसके बाद से नेचुरल नंबर, यही होल नंबर हो जाता है। तो यार जीरो की बात करें तो आपको मालूम ही होगा, जीरो की खोज हमारे देश में हुई, इस खूबसूरत देश में किया जिसमें एक आर्यभट्ट साहब रहते थे। उन्होंने जीरो की खोज किया। और बहुत से बच्चे बोलेंगे तो क्या भैया आर्यभट्ट साहब तो 5वीं सदी के थे, तो उसके पहले काउंटिंग नहीं होती थी, 100 या फिर 10 या फिर 1000 लिखना होता था, तो कैसे हम लोग लिखते थे? तो भाई उसके भी पहले लिखा जाता था, आप लोगों को वो मालूम होगा। लिपि में आप लोग लिखते होंगे 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे लिखा जाता था पहले। रोमन अंक की बात करें तो अगर 10 लिखना होता था तो ऐसे लिख देते थे, या फिर अगर 100 लिखना होता था तो सी से लिखा जाता था, 1000 लिखना होता था तो एम से लिख दिया जाता था। तो ये आप लोग जबरदस्ती के जो डाउट्स पालते हो उसको साइड में रखो, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्या कैसे लिखा जाता था भैया, भैया जीरो की खोज से पहले कैसे लिखते थे। लेकिन यार कुछ भी हो सकता है, पूछ भी सकते हैं लोग। अच्छा डाउट है, जबरदस्ती का डाउट है लेकिन अच्छा डाउट है। उसके बाद से बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, स्टार फैक्ट्स अबाउट जीरो। तो यार जीरो वास्तव में अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर जीरो है, जीरो को कोई भी नंबर होगा, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल या फिर इंटीजर हो या फिर होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो उससे जीरो में हम भाग दे सकते हैं। जीरो बटे एनी नंबर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एनी नंबर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड है, और किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एनी नंबर नंबर अपान में जीरो, ध्यान रखिए ये एग्जैक्ट जीरो होना चाहिए, एग्जैक्ट जीरो, ये नॉट डिफाइंड है। एनी नंबर अपान एग्जैक्ट जीरो ये नॉट डिफाइंड होता है। अगर लिमिट हम लगाएं तो डेफिनेटली लिमिट्स में हम जा सकते हैं। मान लीजिए अगर कुछ और बात कर लें हम, एनी पॉजिटिव नंबर अपान में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, नंबर जो कि टेंस टू जीरो होना चाहिए। कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसमें अगर ऐसी पॉजिटिव नंबर से हम भाग दें जो कि टेंड टू जीरो कर रहा हो, यहाँ हम बात करें तो अगर ये जीरो है और एक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं, तो ये जो नंबर्स होते हैं उन नंबर से अगर भाग दें तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, इसकी वैल्यू इंफिनिटी की ओर टेंड कर जाएगी। तो यार ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कोई भी एनी नेगेटिव नंबर नंबर अपान में नंबर टेंस टू जीरो, इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस इंफिनिटी की ओर टेंड कर जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर उसमें हम ऐसी वैल्यू से भाग दें जो कि टेंस टू जीरो, वैल्यू जो होती है वो इंफिनिटी की ओर टेंड करती है। अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसमें हम किसी पॉजिटिव नंबर से भाग देते हैं जो कि टेंस टू जीरो कर रही हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस इंफिनिटी की ओर जाती है, ये माइनस इंफिनिटी है। तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, एनी पॉजिटिव नंबर अपान में
एनी निगेटिव नंबर टेंड्स टू जीरो, यहाँ तक की बात है। जो मान लीजिए यहाँ नंबर लाइन पर हम देखते हैं ये तो पॉजिटिव नंबर होती है, जीरो की साइड के जो नंबर्स होते हैं, और इस साइड के जो नंबर्स होते हैं वो निगेटिव नंबर होते हैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इन नंबर्स की, ये -1 हो गया। तो ये जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं जो टेंड्स टू जीरो होते हैं, उससे भाग देने पर ये -इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाता है। तो ये रहे कुछ फैक्ट अबाउट जीरो। और एक और फैक्ट बहुत ही जरूरी है जो कि मैं बता देता हूँ। तो यार जीरो के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जो कि आगे हमेशा यूज होगा। अगर किसी संख्या को p अपन q के रूप में लिख लें हम, तो ये जो होता है वो होता है न्यूमरेटर, और ये जो होता है डिनोमिनेटर। तो अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और ये कट जाता है, जो कि ऑब्वियसली p बराबर q होगा तभी कटेगा। अगर ये डिवाइड करने पर कट जाता है तो ध्यान रखिएगा p और q बराबर होना चाहिए, साथ में नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को हम जीरो से एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये नॉट डिफाइन होता है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर ध्यान रखिएगा, ये हमेशा यूज होगा। बहुत से क्वाड्रेटिक्स या फिर बेसिक मैथ में बहुत से प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पर ऊपर और नीचे x-2 अगर ऊपर होगा और नीचे x-2 आप लोग डिवाइड कर देंगे, और तो आपको लिखना पड़ेगा सामने, मान लीजिए ये है x-2 अपन x-2, अगर ये डिवाइड करते हैं आप लोग तो लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 2। ये ध्यान रखेगा, ये जरूर यूज है। जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन सभी प्रॉब्लम्स में इस तरह से जेई एडवांस या फिर जेई मेंस हमेशा फंसाता है। आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, दो आंसर आएंगे, एक दो आएगा और एक दूसरा कोई नंबर आएगा, और ऑप्शन में होगा इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, जिसमें बच्चे होंगे जो ऑप्शन में दो दिया रहेगा तो दो को मार्क कर देंगे जो कि गलत है, वो अब इसलिए आपको माइनस दिलाना चाहेगा, इसलिए ये दिया जाता है। तो होल नंबर के बाद बारी आती है इंटीजर्स की। तो ये रहा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें पूरी की पूरी होल नंबर प्लस में जो पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं उनके पीछे माइनस लगा दो, वो सभी संख्याएं हो जाती है इंटीजर। इसको आई से डिनोट करते हैं। तो होता है क्या, ये नंबर लाइन हो गया, तो ये रहा 0 और ये रहा 1 2 3 4, ऐसे करते करते तो ये तो हमारा हो जाएगा होल नंबर। और इंटीजर्स में ये भी सब रहेगा, इंटीजर्स में ये सब भी शामिल होता है। तो इन सभी को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक। इसके बाद बारी आई होल नंबर की। तो नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर हो जाता है। उसके बाद बारी आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स समस्त होल नंबर प्लस में जो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं उनके पीछे माइनस लगा दो तो वो निगेटिव हो जाएंगे। तो पूरी की पूरी होल नंबर और जो निगेटिव लगाने पर बनता है वो सभी संख्याएं इंटीजर्स हो जाती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, और प्राइम नंबर्स क्या होता है। उस प्राइम नंबर्स में आपने सुना होगा को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। तो उन सभी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इवन नंबर्स।
even numbers all integers which are divided by number 2 is called even numbers। तो वो सभी इंटीजर्स जिनको हम 2 से भाग दे सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। बात करें -2, -4, -6, ये सभी इवन नंबर्स हो जाएंगे। और उसके बाद बारी आती है ऑड नंबर्स की। तो यहाँ all numbers which are not divisible by number 2 are called odd numbers। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 ऐसे करते करते इनको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 2n, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और ऑड नंबर्स को हम लिख देते हैं 2n + 1, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यार जीरो ऐसे हम लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यार जो जीरो होता है, जीरो के बारे में एक और बात कर लेते हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव नंबर है। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। और कभी कभी बोर्ड्स में ये पूछ देता है MSQ टाइप में, जीरो इज ए नंबर, और ऑप्शन दे देगा पॉजिटिव, नेगेटिव और एक नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। तो दोस्त, अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद प्राइम नंबर्स की। तो यार क्या होता है प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर पॉसिबल होते हैं, एक ये खुद होते हैं और दूसरा एक होता है। तो नंबर्स ओनली 2 फैक्टर पॉसिबल, एक 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ। जैसे बात कर रहे हैं कुछ प्राइम नंबर्स की, तो ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर जाकर आप लोगों का 17 और 19, ऐसे करते करते बहुत से प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 2 के ओनली 2 ही पॉसिबल फैक्टर होते हैं, एक होगा और दूसरा ये खुद होगा। 3 की बात करें तो इसका भी एक होगा और एक ये खुद होगा, इटसेल्फ। 5 की बात करें तो ये भी 1 और 5। 17 की बात करें तो 1 और 17।
तो आई होप प्राइम नंबर्स का तो जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट को प्राइम नंबर्स में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली पता नहीं उनको क्यों ये मालूम नहीं होता है प्राइम नंबर्स क्या है। क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है जेईई मेंस लेवल पर या फिर जेईई एडवांस लेवल पर, वो लोग अक्सर यूज कर लेते हैं टू प्राइम नंबर्स आर गिवन डेट, ऐसे वर्क ऐसे वैसे, और फिर क्वेश्चंस कुछ फ्रेमिंग होगा तो वहाँ पर जो बच्चा होता है वो कंफ्यूज होता है आखिर ये प्राइम नंबर्स है क्या। तो मान लीजिए ए और बी, ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स, देन तो यदि ए और बी दो प्राइम नंबर्स हैं और उनका जो एचसीएफ है, आपको मालूम होगा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उनका जो एचसीएफ है वो हमेशा एक होगा, तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के को प्राइम हो जाएंगे। देन देयर एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ये हमेशा एक होना चाहिए। तो यही इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। को प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ एक होता है वो एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। तो याद रखिएगा, अब आगे से इसमें आप लोगों को डाउट ना हो। को प्राइम नंबर्स के बाद बारी आती है हम लोगों की यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर। तो यार ये भी कोई भौकाली चीज नहीं है, पता नहीं क्यों बच्चे इसमें भी डाउट कर लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस हमेशा दो हो। मैंने क्या कहा, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस हमेशा टू के इक्वल होता है उनको ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो टू प्राइम नंबर if their difference is 2, then they are called twin prime number। तो याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम तो ये 5 और 7, उनका डिफरेंस 5 माइनस 7 बराबर 2। तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस को ऐसे लिखा जाता है, ये जो लिख होता है 5 माइनस 7 माइनस 2 और 7 माइनस 5 बराबर 2, इसमें कंफ्यूज मत होती। ये हम 5 में से 7 को घटाए हैं और ये 7 में से 5 को घटाए हैं, लेकिन डिफरेंस का असली मतलब ये होता है उनकी मॉड वैल्यू जो कि 2 के बराबर होती है, तो वे ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो आई होप सो आप लोगों को ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पता नहीं क्यों बच्चे एक दूसरे को मिक्स कर लेते हैं आपस में जब प्राइम नंबर्स की बात आती है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो यार इसके बाद हम बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर की। तो क्या होता है ये कंपोजिट नंबर्स, तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके दो या दो से अधिक कॉमन फैक्टर पॉसिबल होते हैं उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स which have more than two factor
पॉसिबल तो यार अगर केवल दो फैक्टर पॉसिबल होंगे, एक वन और एंड इटसेल्फ, ये खुद जो होंगे, तो उन्हें तो हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन एक और इनके अलावा जो अगर कोई फैक्टर है तो उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, एग्जाम्पल तो 4 हो जाएगा आप लोग का, 9 हो जाएगा, 12, 14, ऐसे ऐसे होते चले जाएंगे। जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल कंपोजिट नंबर है वो आपका 4 होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल कंपोजिट नंबर इज 4। और बात करें वन की, तो मैंने अभी बताया नहीं, वन को हम ना तो प्राइम नंबर्स कहेंगे और ना ही कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे वहां पर जीरो को ना तो हम पॉजिटिव मानते थे ना तो निगेटिव मानते हैं, वैसे यहाँ पर वन को ना तो प्राइम नंबर मानते हैं ना ही कंपोजिट नंबर मानते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यार अब आगे बढ़ते हैं, तो बारी आती है रैशनल नंबर्स की। तो क्या होता है रैशनल नंबर? तो नंबर which can written in form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। तो ऐसे नंबर जिनको हम P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उन सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और उसके बाद इन लिस्ट टर्म मतलब कि उसको दशमलव के डेसिमल के रूप में लिख लें, जितना पॉसिबल हो सके सिंप्लीफाई रूप में लिख सके, उनको इन लिस्ट टर्म कहा जाता है। तो रैशनल नंबर्स को फर्दर दो रूपों में बांटा गया है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल। इसको रिकरिंग भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं पर। तो रेशनल नंबर्स को इन लिस्ट टर्म में दो तरह से लिखा जा सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल के रूप में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे हम डिवीजन करते हैं किसी भी नंबर में तो वो पूरी पूरी भाग चला जाए तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे हो जाएगा 3/2। एग्जाम्पल की बात करें तो 3/2 को 1.5 लिख देते हैं, या फिर 10/4 इसको 2.5 लिख देते हैं। ऐसे करते करते बहुत से हो जाते हैं। या फिर बात करें तो 17/9, तो ये हो जाएगा आपका 3.4। तो यार टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है, ये 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। तो इसको पहचानने के लिए हम देखेंगे कि जो
डिनोमिनेटर है वो, बात करें डिनोमिनेटर के, वो हमेशा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में रहेगा, जहाँ पर n एंड m आर इंटीजर्स। तो जब कभी भी आप लोगों को पहचानना हो रेशनल नंबर्स और वो लिस्ट फॉर्म में दिया हो या फिर ऐसे p अपन q के रूप में दिया हो, तो आप लोग देखेंगे जो डिनोमिनेटर है क्या वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है कि नहीं, इसको ध्यान रखेंगे। जहाँ पर n और m इंटीजर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखें हम तो क्या है 2 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर 0 है। यहाँ बात करें तो 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 0 है। यहाँ पे बात करें तो 2 की पावर 0 है और 5 की पावर n है 1 है और 5 की पावर 1 है। तो ऐसे हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये पैटर्न जरूर दिखेगा आप लोगों को कि जो डिनोमिनेटर होता है या तो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n या फिर दोनों एक साथ रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं 2-4 और, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड लिख लेते हैं थोड़ा सा, अपॉन में 2 इंटू 5 की पावर 2। इसको देखिए, ये पक्का आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा दूं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको अगर हम भाग देते हैं तो 17.74 आता है, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 99, 8, 7, इसमें भी आप लोग कर सकते हैं भाग, 625 का, ऐसे ये भी पक्का टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद अब देखें हम लोग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल, ये क्या होता है। अगर आप किसी नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हो सकता है डेसिमल के बाद जो नंबर्स होंगे वो रिपीट करने लगे। जैसे कि ये होता है 10 डिवाइड बाई 3, आप लोग ये देख सकते हैं, इसका 3.333333 ऐसे 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 चलता जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने रेशनल नंबर्स को इन लिस्ट फॉर्म देख लिया था कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि वो रेशनल है, और या फिर अब बात कर लें इरेशनल। तो इसके अगर इस इरेशनल नंबर्स इन लिस्ट फॉर्म में बता देता हूँ तो आप इस लायक हो जाएंगे कि आप कहीं भी लिस्ट फॉर्म में नंबर्स लिखा हो तो आप पहचान सकेंगे कि वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर्स इन लिस्ट फॉर्म, ये देखो भाई, हमेशा वहां पे टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, अगर उनको हम लिस्ट फॉर्म बोले तो डेसिमल फॉर्म में लिखें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, या फिर नॉन रिपीटिंग में लिख सकते हैं आप लोग इसको। एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो √2, √3 या फिर पाई की वैल्यू, ये भी जो होता है इसका वैल्यू वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो यार मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं जो कि इरेशनल नंबर हैं, और आपको भी यही याद रखना है, 1.414 √2 की वैल्यू 1.414, इतना तक याद रखना है, इतना। और √3 की वैल्यू 1.732 और पाई की वैल्यू 3.141, इतना याद रखते हैं तो काफ़ी है। और ये इसे एक्सपोनेंट कहा जाता है, इसकी ये लॉग का जो नेचुरल बेस होता है
वो लिखा गया है बेसिकली। इसकी वैल्यू होती है 2.718। तो आप लोग भी इतना ही याद रखिएगा। इतना मैं केवल समझाने के लिए लिखा हूँ, ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप अगर आप लोगों को ये याद हो पा रहा है इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आप वो याद कर रहे हो जो कि व्यर्थ है, कहीं नहीं पूछेगा, कहीं काम का नहीं है वो। आप यही हो सकता है कि आप थोड़ा दोस्तों के बीच कूल बन सकते हो, यस आई नो, लेकिन ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने का। इतना वैल्यू काफ़ी है आपको आईआईटी पहुंचाने के लिए, ये फालतू की बात होगी। तो यार देखो, मैंने कहा इरेशनल नंबर इन लिस्ट टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। ये देखिए रूट टू की जो वैल्यू है 1.4142135 ऐसे करते 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 ये कभी खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी के बजाय खत्म होगा। ऐसे इसका भी कभी खत्म नहीं होगा, इसका भी नहीं खत्म होगा और इसका भी नहीं खत्म होगा। अगर मान लो तुम सुनसान रास्ते पर जा रहे हो, तभी एक चुड़ैल आती है और वो आपसे कहती है मैं यहाँ से तुमको तभी तभी जाने दूंगी जब तुम मुझे एक ऐसा काम बताओ जो मैं कर सकूं। अगर एक बार काम खत्म हो गया तो मैं फिर तुमको पकड़ लूंगी। तो भाई मेरे, आप उसको कहिएगा दीदी आंटी आप प्लीज हमको रूट टू की एग्जैक्ट वैल्यू बता दो। फिर वहां से आप चले आइएगा, वो पूरी जिंदगी उसकी निकल जाएगी, भूत से वो फिर से ह्यूमन रूप में आ जाएगी, फिर से मरेगी, फिर से जन्म लेगी, लेकिन वो रूट टू की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएगी। तो मैंने इसलिए ये बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैथ का ये मैजिक है कि आप चुड़ैल से बच सकते हैं। तो मैं ये बता दिया। मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वो मान लीजिए अगर ऐसा है 0.142857 और इस पे बार लगा है। तो आप बताइए क्या ये इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है। तो यार इस बार का मतलब हुआ कि यही वैल्यू एग्जैक्ट सेम आगे भी रिपीट करेगा, फिर यही वैल्यू उसके आगे रिपीट करेगा। तो ये रिपीटिंग टाइप का हो गया, नॉन रिपीटिंग नहीं, ये रिपीटिंग टाइप का हो गया, रिकरिंग है, इसीलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। बेसिकली ये 1/7 की वैल्यू मैंने लिखा है। अगर ऐसे लिखता तो आप डायरेक्ट बोल देते हैं हाँ भाई ये P/Q के रूप में है, जहाँ पर Q 7 के बराबर है तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। और बच्चों के डाउट्स होते हैं जो कि हो सकता है बोर्ड्स में पूछ दिया जाए 1-2 नंबर के अंदर। पाई, ये जो पाई मैंने लिखा है, पाई की वैल्यू कहीं कहीं पर 22/7 लिखा जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया पाई का वैल्यू तो आपने यहाँ पे ये लिखा और आप बता रहे हैं इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है वो तो रेशनल नंबर हो गया P/Q के डिफिनेशन के हिसाब से। तो भाई ये जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये अप्रोक्स हम लोग माने हैं, ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ये देखिए ऐसे 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 ये चलता जाएगा। तो बेसिकली हम केवल इसको 22/7 कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए माने हैं, ये यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा पाई जो हमारा है वो इरेशनल हो जाएगा और ये जो वैल्यू है 1592653 कैसे इन्फिनिटी तक, ये भी आप लोगों का इरेशनल हो जाएगा। लेकिन जो 22/7 है वो हम लोगों का रैशनल रहेगा। तो आई होप सो मैंने आप लोगों का हर एक चीज जो नंबर्स के ऊपर होते हैं बता दिया है। इसका आप लोगों को मैं एक क्विक रिवीजन दे दूं कि आज मैंने क्या क्या बताया नंबर्स के अंदर। तो यार हम लोग आज नंबर्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। आप लोग जाइएगा इस वीडियो को हो सके तो 2x पर दोबारा देख लीजिएगा या फिर लिख लिख के आप जो नोट्स बना रहे हो उस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।
वैसे मैं एक बार ग्राफ के थ्रू आप लोग का रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने नंबर्स के बारे में क्या क्या बताया। तो यार सबसे पहले हम पढ़े थे नेचुरल नंबर्स। नंबर जो कि ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके रहा था। उसके बाद बारी आई हम लोगों की होल नंबर की। होल नंबर जिसमें नेचुरल नंबर्स में केवल 0 को इंक्लूड कर दिए तो ये होल नंबर हो गया। उसके बाद बारी आई हम लोग के बारी आई इंटीजर्स के। इंटीजर्स में सभी होल नंबर प्लस में होल नंबर के पीछे माइनस लगा देते हैं जिससे कि वो एक निगेटिव नंबर हो जाता है। उन सभी को इसमें रखा जाता है। याद रखिएगा 0 जो है वो एक नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है। तो इसमें हो गया आपके निगेटिव नंबर्स जैसे -1, 0, 1, 2, 3 इधर और ऐसे ही इधर। तो ये रहा इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद बारी आई हम लोग के रैशनल नंबर्स के। तो रैशनल नंबर्स वो सभी इंटीजर्स जिनको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है उसको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। और इसी में अगर हम यूनियन के थ्रू इरेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं, नंबर्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो पूरा सेट बनेगा ये कहलाता है हम लोगों का रियल नंबर्स। तो ध्यान रखिएगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों नंबर्स को कंबाइन करने पर जो एक सेट बनता है उसको रियल नंबर्स कहते हैं। और सबसे बड़ा जो होता है वो हम लोगों का यूनिवर्सल सेट होता है जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग का आगे एक चैप्टर ही पूरा का पूरा मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे कुछ बताना मेरे हिसाब से तो कुछ मतलब नहीं रखता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर आएगा उसको वहाँ पढ़ेंगे। तो आई होप सो कि मैं यहाँ पे हर एक चीज़ बता चुका हूँ। इसमें से आपको फर्दर इसमें किसी भी प्रकार से डाउट्स नहीं होंगे। इसके बाद नंबर्स जो हैं वो इंड होता है। इसके बाद आज की क्लास को आप लोग रिवाइज करिएगा।